Let's solve next example, that is 11.13. Example 11.13. Okay. So in example 11.13, there is one diagram. Okay. So diagram is like this. So this is the diagram, and यहाँ पे this is number 1, graph number 1. This is graph number 2. Okay. उसके बाद this is graph number 3. This one is graph number 3, and this one is graph number 4. Okay, in the question it is asked that identify pair of curves corresponding to different material but same intensity. Okay, यहाँ पे pairs identify करना है, pairs of different material but same intensity. Same intensity निकालना है. Different materials and same intensity. ठीक है. अभी सेम इंटेंसिटी, अभी देखिए यहाँ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑन दिस लाइन दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट. ओके, यहाँ पे जो रहेगा उसको हम सैचुरेशन करंट बोलेंगे. दिस इज ऑल्सो सैचुरेशन करंट. ओके, दिस इज सैचुरेशन करंट 1 एंड दिस इज सैचुरेशन करंट फॉर एग्जांपल 2. एंड यहाँ पे जो बनता है वो क्या रहता है, इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल फी नॉट रहता है. ठीक है. अभी जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा रहता है उसका इंटेंसिटी ज्यादा रहता है. अभी देखिए 1 नंबर एंड 3 नंबर का इंटेंसिटी क्या है, सेम है. 1 एंड 3 का इंटेंसिटी क्या है, सेम है. 1 एंड 3 का सैचुरेशन करंट सेम है, मतलब इंटेंसिटी सेम रहेगा. ओके, सो पेयर 1 एंड 3 हैव सेम इंटेंसिटी. ओके, उसके बाद सैचुरेशन करंट और किसका सेम है, 2 एंड 4 का भी सेम है. तो 2 एंड 4 का भी क्या रहेगा, इंटेंसिटी सेम रहेगा. सेम इंटेंसिटी. ठीक है. अभी फ्रीक्वेंसी ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है ना. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द काइनेटिक एनर्जी. सो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा उनका काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, एंड काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट रहते हैं. तो फ्रीक्वेंसी सेम किसका रहेगा, 1 एंड 2 का सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा. एंड उसके बाद 3 एंड 4 का भी देखिए, 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल और 4 का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही है. सो 3 एंड 4 विल आल्सो हैव सेम फ्रीक्वेंसी. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम इंटेंसिटी. सेम इंटेंसिटी का पेयर 1, 3 एंड 2, 4. दिस विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अभी इसमें अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी हमने सब कुछ रिलेशन लिखा, I1, I2, I3 एंड I4. तो I1 एंड I3 इंटेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा. I1 इज इक्वल टू I3 रहेगा. सिमिलरली I2 इज इक्वल टू I4 रहेगा. एंड हियर I1 इज इक्वल टू I3, दिस विल बी ग्रेटर देन I2 इज इक्वल टू I4. इस तरह से इंटेंसिटी का रिलेशन आ सकता है. और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1 एंड 2 का सेम है, तो फ्रीक्वेंसी ν1 इज इक्वल टू ν2 रहेगा. एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी ν3 और ν4 का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा. एंड
जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा रहता है वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, तो 1 और 2 का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। इस तरह से इस ग्राफ का हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। सो दैट इज एग्जांपल नंबर 11.13। ओके, सो एनी डाउट इन दिस केस 11.13? Next is example 11.14. The graph shows the variation of stopping potential with frequency of two materials A and B. Which one of the two has higher value of work function? Justify your answer. यहाँ पे एक ग्राफ दिया है इस तरह से। एक ग्राफ कौन सा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल फी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक है। एंड दिस ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन्स लाइक दिस। So this is first graph, this is the second graph. So this is the graph for material A and this is the graph for material B. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्क फंक्शन किसका ज्यादा रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ? अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वर्क फंक्शन किसका ज्यादा रहेगा? अभी देखिए यहाँ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ A is less than threshold frequency of B. ओके, A का फ्रीक्वेंसी कम है, B का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है? H इंटू न्यू नॉट रहता है वर्क फंक्शन। मतलब दोनों साइड से मैंने H को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? H से मल्टीप्लाई करने के बाद H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 लेस देन H थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ B। तो H इंटू न्यू मतलब क्या रहेगा? H इंटू न्यू नॉट मतलब वर्क फंक्शन रहेगा। सो वर्क फंक्शन ऑफ A विल बी लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ B। सो दैट विल बी योर आंसर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ओके, मतलब जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम रहता है उसका वर्क फंक्शन भी कम रहता है। डायरेक्टली ग्राफ फ्रॉम ग्राफ हम देख सकते हैं A का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, कम है, और B का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो थोड़ा सा ज्यादा है। तो B का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब B का वर्क फंक्शन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ही क्या रहता है? H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, H न्यू नॉट रहता है। ओके, समझ में आया? एनी डाउट इन दिस केस? इलेवन 11.15 में क्या बोला है? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो यही ग्राफ रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरह से रहेगा। सो दैट इज 11.15। 11.16 next example is 11.16। 11.16 में देखिए एक्सपेरिमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे स्लोप दिया है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसका स्लोप दिया है एंड दिस स्लोप इज गिवन एज 4.12 इंटू 10⁻⁻15। 4.12 इंटू 10⁻⁻15 दिया है स्लोप। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, कैलकुलेट H, दैट इज द क्वेश्चन। अभी देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ रहेगा तो इस तरह से ग्राफ रहता है। और मैंने आपको ये दो चीजें आपको बताई है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा रहता है H/E। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये रहता है H। ये हमेशा ये दो चीजें आपको
याद रखना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का स्लोप रहता है h by e एंड काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का स्लोप रहता है हमेशा h। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब h by e का वैल्यू दिया है। सो देयरफॉर h by e का वैल्यू कितना दिया है 4.12 इंटू 10⁻⁻। Okay, this is very important thing. Slope of stopping potential with frequency h by e रहता है एंड स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ फ्रीक्वेंसी h रहता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब h by e दिया है। सो h by e का वैल्यू 4.12 इंटू 10⁻⁻15 है और हमें h कैलकुलेट करना है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.12 इंटू 10⁻15 इंटू e। e का वैल्यू रहता है 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, ठीक है। सो h विल बी गिवन बाय फॉर्मूला 1.6 से 4.12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So it is coming to be 6.592 into 10⁻²। 10⁻² कितना हो जाएगा -34 जूल सेकेंड। Okay, 6.592 into 10⁻⁻34 joule second. Okay, so any doubt in this case? Any doubt?